नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विश्लेषण करेंगे और जो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बैकग्राउंड जान लेते हैं, या हम कहें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज़ादी के बाद 1948 और 49 में एक कमीशन का गठन किया गया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। उसके अलावा सीनियर्स एजुकेशन कमीशन स्थापित किया गया था 1952 में, और इसका जो कार्यकाल था 1952 से 53 के बीच में था। इसके बाद 1964 में एक अन्य आयोग गठित किया गया था डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में, जिसको शिक्षा आयोग भी कहा गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1968 में, इन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 से एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये किया गया, जो शिक्षा पहले राज्य विषय में आती थी उसको अब कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में लाया गया। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि शिक्षा जो है कौन से विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करती थी। उसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। इसका सुधार किया गया था 1992 में, यानी 1986 के बाद 2020 में अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनः लाई गई है। इसके अलावा 2016 में एक कमेटी गठित की गई थी TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या सुधार किए जाएं और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या हो। इसके अलावा 2019 में एक अन्य कमेटी गठित की गई थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की जो कमेटी थी उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब लाई गई है। उसके अलावा अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है 29 जुलाई को। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि सभी स्तरों पर जो स्कूल एजुकेशन है उनमें यूनिवर्सल एजुकेशन सुनिश्चित की जाएगी, सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी सभी के लिए। यहाँ पर एक अन्य पॉइंट्स ये दिया हुआ है कि देखो, यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, 3 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान करना। अभी हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन 2009 है, मतलब कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करता है। लेकिन अब इसको बढ़ाकर, इसका जो दायरा है वो बढ़ाकर 3 वर्ष से आगे 14 वर्ष या 18 वर्ष किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके अलावा 10+2 का जो पाठ्यक्रम था, यानी 10+2 का जो पाठ्यक्रम था, उसको अब बदलकर 5+3+3+4, इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहले जो प्रारूप होता था शिक्षा का वो 10+2 प्रणाली थी, अब ये बदलकर हो गई है 5+3+3+4। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग है उनको भी अब स्कूल एजुकेशन में लाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और अन्य पॉइंट्स। देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए भी पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाएगा, किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। यानी जो 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम डेवलप किया जाएगा वो किया जाएगा NCERT के द्वारा। और जो 5+3+3+4 का जो पहला 5 है, इसके लिए आंगनबाड़ी प्री स्कूल के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना भी शिक्षा मंत्रालय के तहत की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, फाउंडेशन लिटरेसी का मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए अक्षर का ज्ञान हो, मतलब कि वह अक्षर को आइडेंटिफाई कर पाएँ और शब्दों की पहचान कर पाएँ और उनको पढ़ना आता हो ओरली। जैसे मान लीजिए ये कोई बनाया गया है सिंबल इंग्लिश का A, तो इसको
बच्चे अगर इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं या पहचान सकते हैं तो इसको कहा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी। उसके अलावा न्यूमरेसी लिटरेसी क्या होती है? फाउंडेशन न्यूमरेसी होती है जिसमें अंकों की पहचान की जा सके, जैसे 1 2 3 और जोड़ना आता हो और घटाना आता हो बच्चों को। जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं या क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशन न्यूमरेसी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी बनाई जाएगी, मतलब कि नेशनल पॉलिसी ऑन बुक्स के लिए भी एक बनाई जाएगी। इसके अलावा शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए एक स्कूली पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा और इस पाठ्यक्रम को पुनर्निर्धारित करेगा NCERT। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा एक जो अन्य पॉइंट ये है कि क्लास 6 से वोकेशनल क्लास शुरू हो जाएंगी, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा जो है क्लास 6 से शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। स्कूली शिक्षा 2020 और 21 के लिए एक करिकुलम डेवलप किया जाएगा NCERT के द्वारा, मतलब कि जो अब नया पाठ्यक्रम होगा वो 2020 और 2021 से डेवलप किया जाएगा NCERT के द्वारा, फिर उनको लागू किया जाएगा। इसके अलावा क्लास 5 यानी जो ग्रेड 5 हैं उससे कम तक के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और इसको अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो 8th क्लास तक के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। मूल्यांकन के लिए क्या किया गया, मतलब कि असेसमेंट किस प्रकार से होगा? योगात्मक मूल्यांकन की बजाय औपचारिक मूल्यांकन किया जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें फैक्ट्स को याद रखने की क्षमता को टेस्ट किया जाता है, जबकि औपचारिक मूल्यांकन में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया जाता है। यानी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी और उसको कैसे सॉल्व करेगा बच्चा, उसको किया जाता है औपचारिक मूल्यांकन में। मतलब कि रट्टाफिकेशन को टैकल करने के लिए अब औपचारिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके उद्देश्य से एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र विकसित किया जाएगा, परख। ठीक है, परख के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके अलावा समावेशी और समान शिक्षा, मतलब कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन जोन भी स्थापित किए जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन जोन जो होंगे वो संवेदनशील वर्ग जैसे गर्ल्स हुआ और SC STs या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। गर्ल्स के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा देखो, कैरियर में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कोई भी स्टूडेंट मैथ के साथ आर्ट ले सकता है, साइंस के साथ आर्ट्स ले सकता है और प्ले संबंधित एक्टिविटीज़ में भी भाग ले सकता है। इसके लिए देखो, प्ले से संबंधित एक्टिविटी के लिए बाल भवन स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिला में और हर राज्य में। इसके अलावा शिक्षकों के लिए क्या किया गया है, शिक्षक की जो गुणवत्ता होगी या शिक्षक का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए 2022 तक एक नए मानक तैयार किए जाएंगे NCERT के द्वारा और इसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से शिक्षकों की रिक्रूटमेंट की जाएगी और उनकी प्रोसेस क्या होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देगा। एक रिसर्च के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जाएगा NRF, जो कि सर्वोच्च निकाय होगा रिसर्च के क्षेत्र में हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन से संबंधित एक आयोग बनाया जाएगा, उसमें चिकित्सा और कानूनी शिक्षा छोड़कर सभी शिक्षाएं उसमें सम्मिलित होंगी। मतलब कि जो उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा उसमें मेडिकल और लॉ से संबंधित जो एजुकेशन है उसको छोड़कर सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो उसमें सम्मिलित होगी, उसके द्वारा उसे रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल्स में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए, सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिससे कि कॉलेज में हायर एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जा सके। इसके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का भी विस्तार किया जाएगा
और ऑनलाइन एवं डिजिटल क्लास को भी प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षा के, देखो जो टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या प्रोग्राम होगा। टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोग्राम होगा कि इसके लिए एक नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम स्थापित किया जाएगा। उसमें क्या होगा, ये एक स्वायत्त निकाय होगा और ये विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज आइडियाज़ हैं उनको एक मंच प्रदान करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद ये डिटेल जो दी हुई है काफ़ी विस्तार से है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे देश में स्कूली एजुकेशन की जो प्रणाली है वो 10+2 इस अकॉर्डिंग है, मतलब कि 6 से 16 वर्ष के लिए 10 ईयर्स और 16 से 18 के लिए 2 ईयर्स, यानी 12वीं तक की जो एजुकेशन है उसको 10+2 में बांटा गया है। लेकिन अब जो नई व्यवस्था होगी उसमें क्या होगा, 5+3+3+4। 5 में क्या होगा, ये होगी फाउंडेशनल। उसके बाद जो 3 साल का जो अगली स्टेज होगी वो होगी प्रिपरेटरी, और फिर नेक्स्ट स्टेज होगी वो मिडिल। उसके बाद जो 4 साल की स्टेज होगी वो होगी सेकेंडरी। फाउंडेशन में क्या आएगा, फाउंडेशन में क्लास 2 तक के सिलेबस को कवर किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो एज ग्रुप होगी वो होगी 3 से लेकर 8 वर्ष तक। उसके बाद क्लास 3 से 5 के लिए एज ग्रुप होगा 8 से लेकर 11 तक, और जो मिडिल का स्ट्रक्चर होगा उसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक का प्रावधान होगा और एज ग्रुप होगा 11 से 14। उसके अलावा जो लास्ट में सेकेंडरी स्टेज होगी 4 साल की होगी और एज ग्रुप होगा 14 से 18 और क्लास होगी 9 से 12। ये है 5+3+3+4 फार्मूला। इसमें प्री एजुकेशन भी दी जाएगी, प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि आंगनबाड़ीज़ या बाल वाटिका के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक नया कैरिकुलम बनाया जाएगा, किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो एज 3 से 8 तक की है, यानी 2 क्लास तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए एक एनसीईआरटी के द्वारा एक नया कैरिकुलम डिस्क्राइब किया जाएगा या बनाया जाएगा, जिसमें एनिमेशन को किया जाएगा और टूल्स को काफ़ी यूज़ किया जाएगा, मतलब कि जिससे बच्चे जो हैं आसानी से समझ सके। इंटरेक्टिव कोर्स ऐसा बनाया जाएगा। उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हमने डिस्कस किया, ये है 3 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए। उसके अलावा देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में क्या होता है, जब बच्चे स्कूलिंग में प्रवेश करते हैं यानी क्लास 1 में प्रवेश करते हैं, उससे पहले बच्चों में स्कूल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डेवलप करना कहलाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद ये दिया हुआ है कि जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए किस प्रकार से ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ़ेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा स्कूल में, और उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, मतलब कि कौन कौन बच्चे जो हैं स्कूल एजुकेशन से बाहर हुए हैं उनको ट्रैकिंग करना, फिर उनके लर्निंग लेवल्स को चेक करके उनको स्कूल में इनरोलमेंट कराना। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है प्रमोटिंग मल्टी लैंग्वेज, मतलब कि बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा, और मदर टंग में 5 क्लास तक की जो एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाएगी। राज्य अगर चाहें तो 8th क्लास तक इसको दे सकते हैं। इसके अलावा 9th क्लास से 12th तक के बच्चों के लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि कैरिकुलम को इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम होगा उसको इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा कि केयर कोर एसेंशियल्स, मतलब कि जो मूल सब्जेक्ट का जो विषय होगा या मूल पाठ्यक्रम होगा उसको बनाए रखा जाएगा, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे या एक्स्ट्रा करिकुलम होगा उसको बाहर किया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि बच्चे एनालिसिस बेस्ड टीचिंग को अप्रोच किया जाएगा, डिस्कवरी बेस्ड और इंक्वायरी हो, मतलब कि क्यूरियोसिटी बेस्ड एजुकेशन को दिया जाएगा बच्चों के लिए। उसके अलावा इंटरेक्टिव क्लासरूम्स होंगे। इंटरेक्टिव क्लासरूम्स में क्या है कि टेक्स्ट बुक जो यानी कॉपी होती हैं उन पर उनकी निर्भरता कम की जाएगी। उसके अलावा लर्निंग और क्वेश्चन को प्रमोट किया जाएगा।
देखो इंटरेक्टिव क्लास में क्या होगा कि इसमें पीयर ट्यूटिंग भी शुरू की जाएगी। पीयर ट्यूटिंग का मतलब होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझाए, मतलब कि जो बच्चा क्लास में अच्छा है उसको दूसरे बच्चों को समझाने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है, जैसे फ़न हुआ, क्रिएटिविटी हुई, कोलैबोरेटिव हुआ, मतलब कि किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी एजुकेशन को इस प्रकार से सिखाना जिसमें गेम्स भी शामिल हों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हों। उसके अलावा यहाँ पर ये दिया हुआ है जो हमने पहले ही डिस्कस किया कि 2030 तक सभी के लिए समन्वित और बराबर एजुकेशन प्रणाली को डेवलप करना है। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किए जाएंगे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, और इसमें विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स भी लागू की जाएंगी। SC STs, दिव्यांग और गर्ल्स के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा टीचर्स को भी इनकलिएट किया जाएगा, मतलब कि टीचर्स को प्रमोट किया जाएगा और टीचर्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा। ये तो हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये हायर एजुकेशन का जो सिस्टम होगा वो किस प्रकार का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 1 ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर में डिप्लोमा मिलेगा और 3 ईयर में आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी विद रिसर्च। इसके अलावा ग्रॉस इनरोलमेंट सकल नामांकन अनुपात जो है बढ़ाना है हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% करना है। उसके अलावा दीक्षा पोर्टल से भी टीचर्स को स्किल्स दी जाएंगी। टीचर्स यहाँ पर जाकर नई नई स्किल्स और नए नए इनोवेटिव तरीके सीख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ाया जाए। उसके अलावा टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी, यहाँ पर देखिए एकेडमिक होगा, टीचिंग क्राइटेरिया होगा, रिसर्च क्राइटेरिया होगा और पब्लिक सर्विस होगा। इसमें कुछ मॉक इंटरव्यू टाइप का एक प्रोविज़न किया गया है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें ये दिया हुआ है कि जो बीएड का प्रोग्राम होता है, मतलब कि टीचर बनने के लिए जो बीएड का प्रोग्राम होता है उसमें भी चेंज लाया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के लिए नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बस इतना ही था। तो हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम इसको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।